हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपना मैराथन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, हमने बिजनेस के कुछ चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ आपका सबसे ट्रबलसम, सबसे लेंदी या कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सर इसको याद कैसे करें, समझे कैसे, इतना लंबा फॉर्मेट होगा कैसे। और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं आज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल, जहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो ज़रूर करना। आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी दूर दूर तक मैचिंग नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को आज न्यूमेरिकली नहीं, पूरी तरीके से थियोरी से क्लियर करने जा रहा हूँ कि उसके पीछे क्यों वैसा वो चैप्टर बना है, उसके लॉजिक्स उस तरीके से डेवलप क्यों किए गए हैं, समझते हैं आज। चलिए कंटिन्यू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियो के साथ। तो देखो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन मैं जैसा आपको बोला कि मैं आपको पूरी तरीके से इसको थियोरी के बेस पे समझाना चाहता हूँ, तो उससे पहले आपको दो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिसमें एक है आपका नई वाली कंपनीज की शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट है ना। पहले हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते थे बच्चे लोग, अगर आपको याद हो, इस साइड पे लाइबिलिटी, इस साइड पे एसेट्स, ये वाली हम बैलेंस शीट बनाते थे। ये हमारे क्लास 11th वाली बैलेंस शीट, या पार्टनरशिप में जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो वाली बैलेंस शीट है। बट कंपनीज के लिए ये बैलेंस शीट नहीं लगती बच्चे। कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, और कंपनीज एक्ट के रूल्स में एक स्केड्यूल दिया है, शेड्यूल 3, तो कंपनीज को उसको फॉलो करना होता है। तो पहले मैं नई वाली बैलेंस शीट क्या है और कैसे है वो समझते हैं। देखो, जैसे पुरानी वाली बैलेंस शीट की मैं बात करूं, देखो इसमें क्या करते थे, लाइबिलिटीज लिखते थे। तो इस लाइबिलिटीज के अंदर में हम सबसे पहले क्या करते थे, ऊपर में यहाँ कैपिटल लिख देते थे, और फिर अदर जितनी भी लाइबिलिटीज होती थी वो सारी लिखते थे। इस कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को जोड़ लिया करते थे। अगर आपको 11th की कहानी याद हो तो इस तरीके से बाहर लिख देते थे, और सारी लाइबिलिटीज का नाम यहाँ लिख के उनके अमाउंट्स ऐसे भर दिया करते थे, और यहाँ पे हम उसका कर देते थे टोटल, ठीक है। और इस साइड पर सारे एसेट्स कर देते थे, ठीक है, सारे एसेट्स, और उसका भी कर देते थे टोटल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसको अगर मैं दो पार्ट में करूं तो इसमें हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी ही तो लिखते थे। ऐसे ही एसेट्स में नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स ही तो लिखते थे। जितने भी हम एसेट लिख रहे हैं उसको दो ही कैटेगरी में तो हम बांटते थे, ठीक है। तो आपको ये पुरानी वाली बैलेंस शीट याद है ना। देखो, मैं इस पुरानी वाली बैलेंस शीट से एक नई वाली बैलेंस शीट तैयार करता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये लो, मैंने क्या किया, ये वाली बैलेंस शीट को इधर से इतना पोर्शन इसका कट मार दिया, ठीक है। यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ से कट, और इसको ले आके इसके नीचे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ उस एसेट्स लाइबिलिटीज को वहाँ से हटाकर यहाँ उठाकर ले आया, ठीक है। देखो, मैंने लाइबिलिटीज वाले को इधर रखा और उसी के नीचे क्या ले आया, एसेट्स वाला, और ये बन गई मेरी नई वाली बैलेंस शीट। तो ध्यान से समझना, नई वाली बैलेंस शीट इसी तरीके से मैं आपको कैसे बनाई गई है एक एक स्टेप में समझा देता हूं। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले नई वाली बैलेंस शीट देखो ऐसे ही दिखेगी, बस कंसेप्चुअली उसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं बस, ठीक है। ध्यान से समझना। तो हमारी जो नई वाली बैलेंस शीट है, इसके अंदर में अगर मैं बात करूं तो मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपको पहले बना देता हूं। तो सबसे पहला ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट नंबर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले देखो, ऊपर वाली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड खुलती है, हम भी लाइबिलिटी साइड खोलेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ना, वही लिखने वाले हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, हेडिंग का नाम होगा, कैपिटल को हम इक्विटी कहते हैं ना, तो वही बोल रहा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो पहला हेडिंग ये हो जाएगा। इक्विटी के अंदर में सबसे पहली चीज ध्यान समझना, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। तो पहला हेडिंग खुलेगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो तरीके का पैसा, देखो आप ही बोल रहे थे
कि सर कैपिटल होता है और प्रॉफिट होता है, तो देखो ये हेडिंग कर रहा हूँ, कैपिटल को यहाँ पे कंपनी का है तो कैपिटल का नाम हो जाएगा शेयर वाला कैपिटल, शेयर कैपिटल, और प्रॉफिट लॉस का कहाँ पर जाएगा नाम, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से। तो ये दोनों मैंने लिख दिया। उसके बाद इक्विटी तो हो गई, अब लाइबिलिटी को समझाएंगे। तो अभी ये मैंने बोला था कि लाइबिलिटी में दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो पहले मैं लिखूंगा हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके अंदर में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी। फिर आपने बोला था करेंट लाइबिलिटी आएगा सर, करेंट लाइबिलिटी में भी इसी का कॉपी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर ट्रेड पेएबल खुल जाएगा, और फिर आ जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक। ये हो गया मेरा, इसके नीचे मैंने लिखा टोटल लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज को जोड़ दिया यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे उसको लिख दूंगा मैं, ठीक, उसका पूरा अमाउंट। अब खुलेगा कौन सा साइड बच्चे, तो खुलेगा एसेट्स का साइड। अब एसेट्स के साइड में अगेन आप लोगों ने बताया था कि सर एसेट्स भी कितने पार्ट में हो जाएंगे, दो पार्ट में, तो चलो मैं वो भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो एसेट्स का भी साइड हम पूरा कर लेते हैं। तो एसेट्स के साइड में नॉन करेंट एसेट्स खुलेगा। नॉन करेंट एसेट को पहले फिक्स एसेट कहते थे, अभी पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। और आप जानते हो एक होता है नॉन करेंट में इंटेंजिबल, ऊपर वाले टेंजिबल थे, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। फिर अब नॉन करेंट वाला एरिया के बाद क्या आ जाएगा, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करेंट एसेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर देंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। बेटा हमने कोई नया फॉर्मेट नहीं बनाया, हमने बस पुराने वाले फॉर्मेट के एक एक मेजर जो चीज़ें आती हैं ना, उसको हेड बना के, हेडिंग बना के नीचे लिख दिया बस। पहले हम साइड वाइज लिखते थे इधर और इधर, अब इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ ले गए, ठीक है, नीचे ले गए बस, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, उसका नाम थोड़ा अच्छे से दे दिया है। तो देखो इसका डिटेल हमें बताना होगा कि जो ये कैपिटल आया है ये कैसे आया है, इक्विटी से आया है या प्रेफरेंस से आया है, और आया है तो कितना आया है। दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें हमें बताना होगा कि जो मेरे पास रिजर्व है वो कैसा, स्पेसिफिक नेचर का, कैपिटल नेचर का रिजर्व है, या वो हमारे रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, ठीक है। इसी तरीके से हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर की लोन डिवेंचर कितना है वो बताना होगा। प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म के बनाए हैं 12 महीने से ज़्यादा वाले, वो कौन कौन से बनाए हैं वो बताना होगा। तो उसके लिए जिसके बारे में हमें डिटेल डालना है ना, जिसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके सामने ही हम क्या करते हैं, नोट नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम सारे का नोट नंबर डाल रहे हैं। मैं थोड़ा सा भी स्लो कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये बेस आपको बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन करेंट में पीपीई के बारे में बताना है कि प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, आपका व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब इसके अंदर। इनटेंजिबल में कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो इनका डिटेल यहाँ पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस कंपनी के लंबे समय के लिए 12 महीने से ज़्यादा वाले इन्वेस्टमेंट किए हो, शेयर, डिवेंचर, ये सब खरीद के रखे हो, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो आप लोग, या जो 12 महीने से पहले मैच्योर हो जाएं, ठीक है, वो सारे इधर पे आएंगे। फिर इन्वेंट्री के अंदर में कि भाई आपका रॉ मटेरियल के फॉर्म में कितना स्टॉक पड़ा है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस यानी आधा बना हुआ है, कितना फिनिश गुड्स के फॉर्म में बना है, तो वो सारी चीज़ आपको बताने हैं, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल में कि डेटर कितने हैं, आपके बिल रिसीवेबल कितने हैं, इसका भी बताना होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब आपके कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, उसका डिटेल होगा यहाँ। और बाकी जो बच गया वो सब यहाँ डिटेल में आएंगे। मैंने मेजर चीज़ किए हैं, हालांकि इसके ज़्यादा भी होता है बैलेंस शीट, लेकिन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के अकॉर्डिंग इतना आपको जानना है, तो मैंने बस इतने को रखा है, ठीक है। ये सारे का अमाउंट आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये अमाउंट भरोगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं भरोगे बच्चे, हमने नोट नंबर दिया है ना, नोट नंबर, तो मैं क्या करूँगा, जो भी इसका डिटेल होगा ना, नोट में ऐसे बना दूंगा, इसका सबका डिटेल मैं किस में बनाऊंगा, नोट के अंदर, और जो उस नोट का फाइनल अमाउंट आएगा वो ले आके उसके सामने
रेस्पेक्टिव हेड के सामने भर दिया जाएगा। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहला नोट हमने देखा वहां पर क्या, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर्स चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो शेयर्स की बैलेंस शीट डिटेल में कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में यह लिख रहा हूं, इसके अंदर आएगा इक्विटी शेयर्स और आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों से जितना जितना आप अमाउंट लिए होगे वो दोनों को लिख के यहाँ पे प्लस करके और ये वाला अमाउंट को बैलेंस शीट में ले जाके लिख देना उसके सामने, ठीक है, नोट नंबर 1 के सामने। नोट नंबर 2 में आया है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो पहले समझते हैं रिजर्व्स, फिर समझेंगे सरप्लस। रिजर्व में आएगा आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, आपका और आ सकता है इसके अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो ये है आपके रिजर्व्स की कैटेगरी, ठीक है। प्लस सरप्लस भी तो आएगा इसमें। तो सरप्लस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये सारे को के अमाउंट को मैं यहाँ लिखूंगा, ऐसे ऐसे सबको टोटल करूंगा और ये जो अमाउंट आएगा उसको उठा के कहाँ लिखेंगे बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर नोट नंबर 2 के सामने, ठीक है। फिर आया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में रादर मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखूंगा ना, हाँ, नॉन करेंट के अंदर का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ सकता है आपका क्या, डिबेंचर्स आ सकता है, आपका बैंक लोन आ सकता है जो 12 मंथ के बाद रिपे होगा, ठीक है। डिबेंचर को मैंने टाइम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यूजुअली वो 10 साल के अप्रॉक्स, 5 साल 10 साल ऐसे इशू होते हैं। तो डिबेंचर्स लिख दिया, बैंक लोन लिख दिया, डिपॉजिट्स लिख दिए, ठीक है, बॉन्ड्स लिख दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दोगे, इनका भी आप टोटल ऐसे बना लोगे और ये वाला टोटल नोट नंबर 3 बैलेंस शीट के सामने ले जाकर बैलेंस शीट में लिख दोगे, ठीक। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन जो 12 महीने से ऊपर का हो, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो प्रोविजन फॉर वारंटी, गारंटी वारंटी देते हो ना बच्चे, तो ये, ठीक, या प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट यानी जब आपके एम्प्लॉई छोड़कर ऑर्गेनाइजेशन रिटायर होकर जब जाएंगे तो उस वक्त भी उनको पैसा देना पड़ सकता है या पड़ता है, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा और टोटल जोड़ के बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे 4th पॉइंट के सामने, ठीक है। फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो बेटा, जो ना ऊपर के इन दोनों में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर नहीं आता है वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो याद रखना कोई भी चीज़ जो 12 महीने से अदर का, मैं क्या आपको मेनली नेचर बोलूँ, मैं ये बस बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ना हो, अदर देन दैट हो और 12 महीने से ज़्यादा की लाइबिलिटी हो तो वो अदर के अंदर में ही होगा, ठीक है। तो बाकी मिसलेनियस चीज़ इधर पे लिख दो, ठीक है, ओके। फिर आता है 6th नोट आपका, ठीक है, एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आते हैं करंट के अंदर में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर में जैसे आपका आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, या कोई आपने लोन लिया है जो कि 12 मंथ तक का है, इवन 12 मंथ का, इवन 12 मंथ याद रखना, ठीक है, तो यहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक और चीज़ लिख रहा हूँ, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब मान लो एक डिबेंचर था या बैंक लोन था, वो 5 साल का था, ठीक है, वो 5 साल के लिए था और 5वां साल चल रहा है अभी, तो इस साल तो उसकी पेमेंट हो ही जाएगी। तो फॉर 5th ईयर वो क्या है, मान लो आप 5 साल पहले दिए थे, ये 5वां साल है, तो इस साल पेमेंट होगी, तो ड्यूरिंग द ईयर जिसकी पेमेंट हो वो करंट नेचर का हो जाता है। तो याद रखना करंट मैच्योरिटी इधर पे आती है, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं ना बेटा, डाउटफुल डेट, बैड डेट्स, वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा प्रोविजन फॉर, बेटा देखो कई लोग ना डेप्रीसिएशन को लॉन्ग टर्म में भी लिखते हैं, सबका ना अपना प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी कई लोग डालते हैं। मैं एक साल का चीज़ को मैं
शॉर्ट टर्म मान के चल रहा हूँ कि एवरी ईयर वी हैव टू चार्ज इट, ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म भी इसको ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड नेचर का है, ठीक है। ओके, तो उसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन है आपके, ठीक है, ये वाले प्रोविजन यहाँ पर आपके रहेंगे, ठीक है। इवन यहाँ लिख देता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो ये 1 साल का होता है, तो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा जोड़कर, ठीक है। फिर आपका आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद आपका आ जाएगा ये ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर 2 मेन चीज आएंगी, क्या, क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड बिल्स पेएबल। इन दोनों का अमाउंट जोड़ेंगे और जोड़कर टोटल अगेन बैलेंस शीट में भर देंगे, ठीक है। फिर ट्रेड पेएबल के बाद आ रहा है हमारा अदर करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट में बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन मैं 2 चीज़ को पर्टिकुलरली बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, ये 2 चीज़ बहुत आती हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें ही नेचर सबसे मेनली अदर करंट के अंदर में आती हैं, और भी बहुत चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये 2 चीज़ें, 2 नेचर की चीज़ें यहीं पर आएंगी, ठीक। और ये भी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। 10th वाला अगर बात मैं करूँ तो उसके अंदर में क्या आ जाएगा हमारा, फिर अब आता है हमारा PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके अंदर में सारे टेंजिबल एसेट आएंगे। कौन से टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ठीक, कोई भी व्हीकल हो गया, तो लैंड, ये सब तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ इधर पे आ जाएगा, ठीक। ये सबको जोड़ेंगे, इसका टोटल लेंगे और इसको उठा के PPE के सामने लिख देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर आता है हमारा PPE के बाद इनटेंजिबल एसेट, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में खास बात ध्यान से समझना, जैसे कि आपका गुडविल हो गया, जैसा कि आपका पेटेंट हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब जोड़कर आप बाहर लिख दोगे बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर इसके बाद इनटेंजिबल के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करे हो और 12 मंथ से ज़्यादा के बाद वो मिच्योर हो, कैश में कन्वर्ट हो, तो जैसे कि आप किसी दूसरे कंपनी के इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, ठीक, या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद रहे हो तो वो जनरली लॉन्ग टर्म वाले हैं और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो बच्चे जो कि आपका एसेट नहीं, इन्वेस्टमेंट फॉर्म में है, रिटर्न के पर्पज से है, ठीक है, कैश में रिटर्न उसका आने वाला है, उस पर्पज से आप कर रहे हो, और 12 महीने के बाद से वो मैच्योर होगा, यानी 12 महीने से पहले आप उसको कैश में नहीं बदल सकते, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद अब आते हैं हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने तक भी होगा तो यहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर में मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, आप बिजनेस का अगर मेरा लेक्चर देखोगे जब, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताया है, ठीक है, मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर लेट सपोज आप किसी कंपनी की ट्रेजरी बिल, सॉरी किसी गवर्नमेंट का, मतलब RBI देता है, ट्रेजरी बिल अगर आपने बाई किया है, परचेज किया है, तो वो यहीं आएगा, ठीक है। या इसी तरीके से मैं एक चीज लिख रहा हूँ, करेंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना, मान लो आप किसी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदे थे और डिबेंचर था 7 साल का और ये 7वां साल है, तो इस साल तो आपको पैसे मिल जाएंगे ना आपके डिबेंचर के। तो बच्चे वही चीज़ ये बोल रहा है करेंट मेच्योरिटी के अंदर में कि अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जितने साल के लिए लिए था उसका आखिरी साल अगर ये है तो वो करेंट नेचर का हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर 13 के बाद 14th पे आते हैं। 14th मतलब आपका हो गया इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री किस किस चीज़ की हो सकती है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, ठीक है। ये सब यहाँ पर जोड़े जाएंगे, सारी इन्वेंट्री को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें ना 2 चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ अलग से, लूज टूल्स भी यहीं आएंगे, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। लूज टूल स्पेयर पार्ट्स कहने का मतलब ऐसे समझो यार, स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है, नट बोल्ट वगैरह होता है, ठीक है,
या कुछ चीज़ के पार्ट्स बचा के रखते हैं कि कहीं टूट फूट गया मशीन वगैरह का, वो सब किसके अंदर जाएगा? वो इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो एसेट है नहीं, अभी यूज़ हो नहीं रहा, वो रखा हुआ है, तो वो एक तरीके से स्टॉक ही है उस चीज़ का, तो उसको इन्वेंट्री के अंदर में रहते हैं। तो ये भी जोड़ लो यहाँ पर, टोटल जोड़ के जो अमाउंट आएगा इसको उठा के आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं, ठीक है। फिर इन्वेंट्री के बाद हमारा आता है, इन्वेंट्री होने के बाद अब आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा बच्चे? एकदम ट्रेड पेबल का उल्टा, तो वहां क्रेडिटर था, यहाँ डेटर, वहां बिल्स पेबल था, यहाँ बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को जोड़ लेंगे और ये टोटल ले जाके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है, ओके। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद अब हमारा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या आएगा? मेनली कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आएगा इसके अंदर, ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ के अगेन किसके में लिखेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक। और लास्ट वाला अदर करेंट एसेट, बेटा यहाँ आते बहुत सारी चीजें हैं लेकिन दो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, जस्ट अदर करेंट लायबिलिटी का उल्टा, वहां पे था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर होगा हमारा एडवांस एक्सपेंस जो हमने दे के रखा है एडवांस में, ठीक है। वहां पर हमारा था एडवांस इनकम, तो यहाँ पर है एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम, तो ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी, ये टोटल होगा और इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो टोटल हमारा ये 17 नोट्स टू अकाउंट्स को मिलाकर पूरी बैलेंस शीट मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दी है, ठीक है। होप सो एक एक चीज को मैंने लॉजिकली आपको समझाया है, कौन सी चीज किसके अंदर और कब और क्यों आएगी वो भी मैंने बताया है। देखो एंटायरिटी में अगर आप चाहते हो कि A to Z में छोटी मोटी चीजें भी कवर करो भाई, तो वो रेगुलर क्लास का काम है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वो कंटेंट जरूर दे रहा हूँ जो बोर्ड के लिए जरूरी है और इतने में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करा दी। हमारा ये नया वाला बैलेंस शीट जो था वो कैसे, क्यों, किस लॉजिक से ऐसा बनाया गया है, पुराने वाले बैलेंस शीट की तरह ही है, वो लिंक्ड है, तो वो भी मैंने लिंकेज आपको समझा दिए। देखो ये क्यों मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये कैश फ्लो को थियोरेटिकली समझने का बेसिस है। इसका बेस के बिना ना आप कैश फ्लो को न्यूमेरिकली, मेरे को आता है जो, तो वो तो सब टीचर करा रहे हैं, वो मैं करा ही सकता हूँ, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। थियोरेटिकली ले जाने के लिए ना आपको ये जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% याद हो, बट एटलीस्ट 70-80% अगर इस चीज का ज्ञान आपको रहेगा पढ़ने से पहले तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है, बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए मैं ये आपका बेस लाइन पर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी ना, इस बैलेंस शीट का यूज कैश फ्लो के अंदर कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। तब तक आपका एक, पहली बार मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, एक होमवर्क आप याद रखोगे, इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके इतने ही नोट्स के साथ आप लॉजिकली थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, अगेन बोल रहा हूं एटलीस्ट 70-80%, ताकि जब मैं कैश फ्लो में थ्योरी यूज करूं तो आप इस बैलेंस शीट को एक बार रिकॉल कर पाओ, ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें आपको पता हो। तो देखना बहुत इजी होने वाला है कैश फ्लो, आपको इतना इजी पूरे YouTube के चैनल्स में, पूरे गूगल के जहां भी आप सर्च इंजन में जाकर खोज सको, खोजना आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दूंगा, हर वीडियो में है ऑलरेडी, ठीक है, आप उन्हें भी रेफर कर ही सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।